हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडिफिकेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट्स। तो अभी तक हमने इक्विटी सेल कर लिया, कैश सेल कर लिया, हमने पार्शियल क्वेश्चन देख लिए। अब हम थोड़े सम एडवांस टॉपिक्स करते हैं। तो उसमें से पहला है मॉडिफिकेशन ऑफ शेयर बेस्ड। सो लेट्स गेट टू इट। बेसिकली क्या होता है, जो आपके शेयर बेस्ड पेमेंट होते हैं, दीज आर agreed plans, राइट? ये अप्रूव्ड प्लान्स होते हैं आपके। हाउएवर कभी कभी क्या होता है कि ये प्लान्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, या मॉडिफिकेशन कैन बी फेवरेबल और नॉन फेवरेबल। तो अगर फेवरेबल है तो इसको तो कहते हैं मॉडिफिकेशन। अगर अनफेवरेबल है तो इसको कहते हैं कैंसिलेशन। ये हम सीखेंगे इसको, इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो फेवरेबल में क्या होता है, या तो आपके एक होता है कि आपके ऑप्शंस इंक्रीज हो जाते हैं, या आपकी फेयर वैल्यू, राइट। और जब आपके ऑप्शन इंक्रीज हो जाते हैं, इसके क्या कहते हैं इंडियस, कि आप कैलकुलेट करो calculate the additional benefit and amortize it over the remaining period, right? अब इस केस में कैसे आता है, जैसे न्यू ऑप्शंस, राइट। अगर फेयर वैल्यू भी होता है तो फेयर वैल्यू ऑन मॉडिफिकेशन, अब इसमें क्या है ये आपको समझ आया। अब कैंसिलेशन में क्या हो सकता है, अब क्या होता है, या तो आपका होएगा अग्रीमेंट इज एंटायरली कैंसिल्ड, ठीक है, या तो आपका क्लॉज चेंज होएगा विच इज अनफेवरेबल। इसमें तो कहेगी रिकॉर्ड एक्सपेंस एज इट इज, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जैसे एक्सपेंस चल रही। इसमें क्या होगा, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो विदाउट कॉम्पनसेशन, ठीक है। विदाउट कॉम्पनसेशन में क्या होगा, आपको एक्सपेंस एक्सीलेट नहीं करना, आपको क्या करना है, जो भी आपको पूरा एक्सपेंस बनता है ना, इंटायर एक्सपेंस हैज टू बी चार्ज्ड टू P&L, नो रिवर्सल। आप एक्सपेंस रिवर्स नहीं कर सकते। और अगर और आपको जो शेयर बेस्ड पेमेंट है,
ट्रांसफर SBB रिजर्व टू जनरल रिजर्व। इसमें क्या है, सेम एज ए एंड ठीक है। तो आप लोग डिफरेंस समझ गए। तो अब सबसे पहले ये जितना भी मैंने आपको बताया इसका क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर करेंगे कैंसिलेशन का। तो ये आप नोट कर लीजिए। मतलब आप जितना भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, पर ये जो इसका पूरा जस्ट है। आप नोट, मैं आपको नोट करने का टाइम दे रहा हूँ, करिए। Okay guys, you can take note of this. ठीक है, आपने कॉपी कर लिया। चलिए गाइस, अगर आपने कॉपी कर लिया है तो अभी मेरे सामने जो क्वेश्चन है ये RTP में आया है नवंबर 19 के। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिकली मॉडिफिकेशन के ऊपर है, ये वाला है। This question deals with this favorable condition and where fair value increases. So हमेशा पढ़ेंगे इसको। मैं सॉल्व करूँगा अलग से करूँगा सॉल्व इसको मैं। I mean, इसको टेम्पलेट यूज नहीं करते इसका है। Let's just understand this. So entity name, हमें क्या बेसिकली अब आपको पता है, आपको एक एक चीज़ चाहिए, फेयर वैल्यू। एटलीस्ट बेसिक चीज़ें आप जल्दी से लिख लीजिए। QA Limited had on 1st April 2001 granted 1000 share options each to 2000 employees. चलिए काम करते हैं, फॉर्मेटिंग यूज करेंगे, इट्स फाइन, बेटर है। So the options are due to vest on 31st March 2014 provided the employee remains in employment तो मतलब ये 3 years का आपका वेस्टिंग कंडीशन है। On 1st April 2011 the directors company that 89 employees would qualify the option। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो 1800 है, मतलब 200 एम्प्लॉयज चले गए।
ओके गाइस, ये हमारा एस्टिमेट वाला चीज़ है। ये फर्स्ट अप्रैल 11 को ग्रांड डेट पे हमें लगा 1800 जाएंगे, मतलब 200 एम्प्लॉयज़ नहीं रहेंगे। ये हमारे एस्टिमेट है। एमेंडेड टू 1850, मतलब अब जो हमारा एस्टिमेट है वो कितना है, 80, हमारा 200 का था, ये अब हो गया 1850 को, मतलब 50 ऐड हो गए। और 31 मार्च 13 को 1840, मतलब -10। ठीक है, ये तो आपका बेसिक इन्फो है। अभी तो बेसिकली हम उस पर आएंगे जो इस क्वेश्चन की। गाइस, एक चीज़ करनी पड़ेगी, जो ये हमने गलत पढ़ लिया है। जो 1800 एम्प्लॉयज है वो ग्रांड डेट पे है, लेकिन ग्रांड डेट से हमें फ़र्क पड़ता नहीं है। 1850 हो चुका है 31, अब क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर एंड हुआ था 31 मार्च 2002। 150 हो जाएगा क्योंकि 2000 से 1850 हो गया है, फिर 1850 से फर्दर कितना गया है 1840, तो -10। और 1840 से अल्टीमेटली कितना हुआ है, उसके बाद हमें चाहिए नहीं वैसे, क्योंकि हमें बस ईयर 2 तक मांगा है। -10 नहीं, 10 और, क्योंकि 1850 था, अब हमें लग रहा है 1840, तो 10 और चले गए। ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा हो गया है, हमने सारे डेटा प्रोसेस कर लिए। अब पढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि फर्स्ट अप्रैल को तो फेयर वैल्यू 1.2 थी, तो ये लिख देते हैं एक बार। हाउएवर, अब क्या हो गया है कि अच्छा आपको बताया कि फेयर वैल्यू क्या है, अगर शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है तो फेयर वैल्यू भी उसकी कम हो जाएगी, उसकी ऑप्शन की, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि फेयर वैल्यू थोड़ी डिक्लाइन में जा रही है। सितंबर 2002 में क्या हुआ, देन फेयर वैल्यू ऑप्शन वाज 0.90, अब फेयर वैल्यू कम हुई जा रही है। ओरिजिनली फेयर वैल्यू 1.2 थी, अब 0.9 हो गई है। द डायरेक्टर्स रीप्राइज द ऑप्शन एंड दिस कॉज द फेयर वैल्यू टू इंक्रीज टू 105। अब ये क्या, इसका क्या मतलब है, डायरेक्टर्स ने क्या करा, इन्होंने कुछ ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल लगा के रीप्राइस करा, मतलब इन्होंने क्या करा, वेस्टिंग पीरियड कम कर दिया, या मतलब शेयर ऑप्शन कैसे प्राइस बढ़ेगा, आप अगर कुछ या तो ऑप्शन बढ़ा देंगे, मतलब कुछ भी एक्सरसाइज प्राइस लो कर देंगे। अब क्या इस केस में मुझे क्या लग रहा है, इन्होंने एक्सरसाइज प्राइस कम कर दिया होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ऑप्शन की फेयर वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, अब हमने कैसे पढ़ा, अब इसमें क्या है कि फेयर वैल्यू ये कितनी है हमारी, सितंबर 2002। अब जब इन्होंने चेंज करा तो कितनी होगी इसकी ऑप्शन प्राइस, 1.05, राइट।
तो अभी हमने देखा, अब इधर आइए कि जब फेयर वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमें कैसे करना होता है, फेयर वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन माइनस फेयर वैल्यू ऑन मॉडिफिकेशन डेट बिफोर मॉडिफिकेशन। सॉरी, इधर मैं एक चीज़ करना भूल गया, इंटू नंबर ऑफ ऑप्शंस। ये आपको जो बेनिफिट ना, ये आपको रिमेनिंग पीरियड में अमोर्टाइज करना है। दैट मीन्स राइट। सितंबर 2002 में हमें क्या लग रहा है, कितना एस्टिमेट हमारा, ये देखिए अब 31 मार्च 2003 को मैं अपना कितना एक्सपेंस दे रहा हूँ ऑलरेडी, 1840 एम्प्लॉइज, 1840 एम्प्लॉइज का तो मैं एक्सपेंस दे रहा हूँ राइट, इंटू 1000 पर, कितना है 1000 है क्या, पर एम्प्लॉय कितने हैं 1000। मुझे जो एडिशनल बेनिफिट है उसको मुझे अमोर्टाइज करना है राइट। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो जो अब मैं आपको समझाता हूँ, फेयर वैल्यू ऑन मॉडिफिकेशन रेट जब आपने रीप्राइस कर दिया तो 1.05 हो गया, उसके पहले 1.9 था, तो जो एडिशनल बेनिफिट है ये आपको स्प्रेड करना है विद इन द रिमेनिंग पीरियड। रिमेनिंग पीरियड क्या है, जिस दिन आपने मॉडिफाई करा वर्सेस जितना आपका वेस्टिंग पीरियड एंड हो रहा है, इसमें सितंबर 2002 से मार्च 2004। और अब 31 मार्च 2003 की जब मैं एक्सपेंस एंट्री करूँगा ये वाली,
इसमें मैं ऐड कर दूंगा ये वाला, ये मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी गाइस, एक चीज़ मैं भूल गया था, जो बेनिफिट है उसको मैंने इंटू फेयर वैल्यू ये से मल्टीप्लाई नहीं करा, तो 1840 इंटू 1000, 1840 क्या है, तो 31 मार्च 2003 में हमारा एस्टिमेट है कि 1840 ही करेंगे, तो मैं जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस दूंगा मैं उनका ही दूंगा। ये हमारी पूरी एंट्रीज बन चुकी है। थर्ड ईयर का इसलिए क्योंकि मांगा नहीं इसलिए हम कुछ देंगे नहीं। अगर आप आईसीए का भी देखेंगे ये सोल्यूशन तो भी सेम है, तो ये बेसिकली नया है चीज़ है, इसको आपको करना है। अब क्वेश्चन में जो ये वाली वैल्यूज़ है ना, मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या है, पहले एक बार आंसर देख लेते हैं इसका। सेम है 7,40,000 8,44,000, हमारा भी सेम आ रहा है। अब इसमें क्या है, जो ये ग्रांटेड वैल्यू है ना, ये चेंज नहीं होगी आपकी 1.02, ये 1.20 जो है ना, सेकंड का एक्सपेंस भी इतना आएगा, बस ये अमाउंट ऐड हो जाएगा बेस्ड ऑन द न्यू फेयर वैल्यूज। तो आपके लिए रेलेवेंट है मॉडिफिकेशन डेट फेयर वैल्यूज, उस बिफोर एंड आफ्टर, दैट्स इट। उसके बाद ये सब का कोई रेलेवेंस नहीं है 1.5, क्योंकि आप ये आपका क्या इक्विटी सेटल्ड है। और जो क्वेश्चन में लिख रहा है इक्विटी कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू रीप्राइसिंग ऑप्शंस शुड बी स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पीरियड, दिस इज करेक्ट, ये इंडेक्स ही यही कहता है। तो मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको बस 18 मंथ्स थे हमारे टोटल, सितंबर के 6 मंथ्स और बाकी एक साल और, तो 18 मंथ्स में इसको 6 मंथ्स और बाकी एक्सपेंस मैंने 1,84,000 इधर डाल। तो आपका जो फर्स्ट एक्सपेंस है वो वैसे ही आएगा 1.2 के जैसे आप नॉर्मली करते हो, बस जो एडिशन बेनिफिट है वो आप और इसको ऐड कर दो एज पर इंडेक्स। थैंक यू।